आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से देश भर में युवा मोदी सरकार द्वारा लाए गए अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं और ये विरोध दिनों दिन उग्र होते जा रहा है। क्या इस प्रकार के विरोध करना जायज़ है या नहीं, और इस विषय में भी चर्चा करेंगे कि इस युवा को कौन भड़का रहा है और क्या अब ये आंदोलन, युवाओं का जो आंदोलन सेना में भर्ती के लिए है, क्या अब ये राजनीतिक रूप लेने लगा है, क्या अब राजनीतिक पार्टियां इसमें इंटरेस्ट दिखाने लगी है और अब इन युवाओं का उपयोग क्या एक राजनीतिक टूल किट की तरह किया जाने लगा है। इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। एक बार पुनः स्वागत है आपका कीर्तिमान भारत न्यूज में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सेना एक ऐसी इकाई है, सेना एक ऐसी संस्था है जिसमें डिसिप्लिन के बहुत महत्व होते हैं, जिसमें शिष्टाचार की अपनी एक महत्व है। लेकिन जो युवा सेना में भर्ती होना चाहते हैं, जो युवा को सेना में भर्ती होना है, आज वही युवा को अगर आप देखेंगे तो उपद्रवी बन चुके हैं। आज वही युवा सड़क पे निकल के बस को जला रहे हैं, ट्रेन के बोगियों को जला रहे हैं और सड़क पे लूटपाट कर रहे हैं, सड़क पे लोगों को परेशानी में डाल रहे हैं और यही युवा देश के संपत्ति को आज नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसको कहां तक जायज़ ठहराया जा सकता है? जिन युवाओं को सेना में जाके देश की रक्षा करना था, जिन युवाओं को सेना में जाके देश के उपद्रवियों से लड़ना था, देश के संसाधनों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से लड़ना था, जिन युवाओं को सेना में जाके बॉर्डर पे जाके भारत के तरफ बढ़ने वाले शत्रुओं के फन को कुचलना था, आज वही युवा खुद रोड पे उतर गए हैं और इस प्रकार से ये उपद्रव कर रहे हैं। इस प्रकार के उपद्रव और इस प्रकार के आंदोलन को लोकतंत्र में कहां तक जायज़ ठहराया जा सकता है, ये इस विषय पे जरूर चिंतन कीजिए। क्या लोकतंत्र में अब आंदोलन के नाम पर इस प्रकार से होगा? और ये कौन है? ये ऐसे युवा है जिनको सेना में जाना है, ये ऐसे युवा है जिनको देश की सेवा करना है, ये ऐसे युवा है जिनको माँ भारती की सेवा करना है और ये युवा आज आंदोलन कर रहे हैं। तो ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं? तो इसका प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा एक अग्निपथ योजना लाई गई जिसके तहत कहा गया कि अब जो सेना में भर्ती होगी प्रत्येक वर्ष, उनमें जो ऑफिसर लेवल से नीचे नॉन कमीशन रैंक की जो भर्तियां होगी, रूटीन भर्ती जो होती है वो जो होगी, उसमें से उन भर्ती होने वाले युवाओं को अब सेना में सिर्फ 4 वर्ष रखा जाएगा और 4 वर्ष बाद इनको 12 लाख रुपया देके इनके घर वापस भेज दिया जाएगा। हालांकि जितनी भर्तियां होगी उनमें से 25% लोगों को सेना में अस्थायी रखा जाएगा और केवल 75% लोगों को वापस भेज दिया जाएगा, यानी सेना से रिलीज कर दिया जाएगा। इसी को लेकर अभी युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें अधिकतर युवाओं का कहना है कि इनको पेंशन चाहिए। इनको पेंशन क्यों ना मिले? जब 4 वर्ष के बाद इनको 12 लाख रुपया राशि दे के भेजा क्यों जाए? जब अभी तक सेना में ऐसा आ रहा है, रूटीन आ रहा है कि जो रूटीन भर्तियां होती है उनमें 15 साल अगर सेना में कोई व्यक्ति, कोई लड़का या किसी भी प्रकार के जो सेना में लोग भर्ती हुए हैं वो अगर जॉब कर लेते हैं तो रिटायर होने के बाद 15 साल के बाद उनको एक पेंशन के तहत एक राशि दी जाती है। ये राशि लगभग 18,000 रुपये होती है और इसमें कुछ महंगाई भत्ता जोड़ के लगभग ये राशि 21,000 रुपये, 21,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से इनको मिलती है। अब ये युवा कह रहे हैं कि मुझे भी पेंशन चाहिए, 4 वर्ष बाद मुझे लौटाओगे, मैं कहाँ जाऊँगा? तो सरकार का तर्क ये है कि 4 वर्ष बाद जब हम आपको वापस कर रहे हैं तो आपको हम 12 लाख रुपये का सम्मान निधि राशि के तहत वापस कर रहे हैं। 12 लाख रुपया देके, राशि देके आपको वापस कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको एक प्रमाण पत्र हम प्रोवाइड करेंगे जिसके आधार पर आपको बैंक से 17-18 लाख रुपए की लोन आसानी से मिल जाएगी। हालांकि आज गृह मंत्रालय ने एक और घोषणा की है कि अब जो युवा 4 साल बाद जो सेना में जो प्रशिक्षण लेके वापस आएंगे उनको CAPF और आसाम राइफल्स में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। आज जो CAPF यानी सेंट्रल आर्म रिजर्व फोर्स होती है और आसाम राइफल्स होते हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा का जो ये दोनों संस्था है, इसमें 10% का आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा भी कई राज्य सरकार ने कहा है कि वो अपने यहाँ ऐसे युवाओं को जो सेना में 4 वर्ष का प्रशिक्षण लेके आएंगे और सेना में 4 वर्ष का नौकरी करके आएंगे, उनको अपने यहाँ वो जो नौकरी है राज्य सरकार के जो पुलिस है वहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन इसके बाद भी ये युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये युवा कह रहे हैं कि नहीं, इनको ये जो 4 साल वाले अग्निपथ योजना का स्कीम है इसको वापस लिया जाए। लेकिन सरकार का भी अपना तर्क है। सरकार कह रही है कि मेरे पास जो, देखिए
जिस प्रकार से आपके घर को चलाने के लिए एक बजट निर्धारित होती है, आपकी जो आय होती है, आपकी जो इनकम होती है, उसके हिसाब से आप अपने घर का एक बजट तय करते हैं। कितना पैसा बच्चों के पढ़ाई पे खर्च करना है, कितना पैसा राशन पे खर्च करना है, कितना पैसे वस्त्र पे खर्च करना है, सारी आप एक स्वास्थ्य पे कितना खर्च करना, सारी आप एक रूटीन बनाते हैं, सारे आप एक प्रोग्राम तैयार करते हैं। इसी प्रकार से देश का भी एक बजट होता है कि देश में साल भर में कितना इनकम होगा। इसी हिसाब से देश का भी बजट तय होता है कि देश में कितना पैसा स्वास्थ्य पे खर्च करना है, कितना पैसे रक्षा पे खर्च करना है, यानी सेना पे खर्च करना है। और सेना का जो बजट है उनमें से आधा से लगभग आधा पैसा जो है, सेना का जो बजट है, जितना कुल बजट रहती है सेना का प्रत्येक वर्ष, उनमें से आधा पैसा केवल जो सेना से रिटायर कर गए हैं, ऑफिसर से लेके और जो जवान तक जो रिटायर करते हैं, उनकी जो पेंशन होती है वो देने में चले जाती है। और उतने ही पैसा जो सेना में जो लोग जॉब करते हैं उनकी सैलरी देने में चले जाती है। यानी आधे पैसे को अगर जोड़ दे सेना से जो कुल बजट होता है वो पेंशन देने में और सेना में जॉब करते हैं उनको सैलरी देने में चले जाती है। इससे होता क्या है कि सेना का आधुनिकीकरण नहीं हो पाता, सेना का सशक्तिकरण नहीं हो पाता, और सेना को जो नए नए टेक्नोलॉजी चाहिए, आज के समय में जो आधुनिकीकरण होना चाहिए सेना का, वो नहीं हो पाती। सेना नए नए हथियार नहीं खरीद पाती है, जिससे कि आवश्यकता थी कि ये खर्चा को कम किया जाए। जिस प्रकार से अगर आपकी कभी काल सैलरी कम हो जाती है या आपको कोई एक्स्ट्रा आवश्यकता हो जाती है, तो आप अपने बजट में से किसी चीज़ों को जो अनावश्यक चीज़ है, कई चीज़ों को कम कर देते हैं। उसी प्रकार से भारत सरकार ने एक योजना लाई कि अग्निपथ योजना के तहत अगर हम 4 साल के लिए भर्तियाँ करेंगे, ये भर्तियाँ जान लीजिए नॉन कमीशन रैंक का है, जो ऑफिसर से नीचे रैंक का है उसके लिए ये भर्तियाँ हैं। तो भारत सरकार ने ये स्कीम लाई कि अगर यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ जो पैसा बचेगी वहां पे हम सेना का आधुनिकीकरण के रूप में खर्च करेंगे, इससे सेना के लिए नए नए हथियार कर देंगे। आज के समय में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके सेना का आधुनिकीकरण होना चाहिए, आपके सेना के पास अच्छी हथियार होना चाहिए, क्योंकि भारत की जो सेना है ना, जब कभी युद्ध हुआ तो 2.5 मोर्चे पे इनको युद्ध करना है। हमारे पड़ोस में हमारे 2 शत्रु देश है, एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, और कहा जाता है कि 2 तो ये मोर्चा हो गया और आधा मोर्चा, यानी इसके अलावा भी देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं, देश में भी कुछ ऐसे शत्रु हैं जिससे सेना को अगर युद्ध की स्थिति आई तो मुकाबला करना पड़ेगा। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा सेना के पूर्व कई सारे मेयर, कई सारे सेना के पूर्व जो सेना अध्यक्ष हैं, थल सेना वायुसेना के, वो कह चुके हैं। जनरल बिपिन रावत भी कई बार इसको कह चुके हैं। तो अब हमारे देश की सेना को 2.5 मोर्चे पे युद्ध करना है, तो इसके लिए हथियार चाहिए। आज जब हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं ना, तो देश के विश्व के एक भी भूभाग में युद्ध चल रहा है। आपको अभी पता होगा कि रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, और किस प्रकार से आज यूक्रेन के सेना जब कमज़ोर थी, यही कारण था कि आज ना तो यूक्रेन के लोग सुरक्षित है, ना ही यूक्रेन की अर्थव्यवस्था सुरक्षित है। पूरा यूक्रेन को रसिया के सेना ने तहस नहस कर दिया। आज यूक्रेन में कोई सुरक्षित नहीं है, कोई चैन की सांसें नहीं ले पा रहा है। तो कारण क्या है कि वहाँ की सेना कमज़ोर थी रसिया के सेना के मुकाबले। इसीलिए हमें आवश्यकता है कि अगर आप अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहते हैं, आप अपने देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आपके सेना मजबूत हो, क्योंकि अगर आपका सेना मजबूत होगा ना, तभी आपका देश सुरक्षित रह सकता है, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। मान चलिए आपका सेना मजबूत नहीं होगा, आप काफ़ी धनवान हो जाएंगे, काफ़ी आपके पास धन आ जाएगा, आपके पास काफ़ी संपत्ति आ जाएगी, लेकिन जब युद्ध की स्थिति में आपका देश ही सुरक्षित नहीं होगा तो वो धन, वो संपत्ति का क्या करेंगे आप। अफगानिस्तान में जो हाल ही फिलहाल में घटना हुआ, उससे भी हम सीख सकते हैं किस प्रकार से जब अफगानिस्तान के सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, तालिबानी आतंकियों के पास आत्मसमर्पण कर दिया, तो किस प्रकार से वहाँ के लोगों को अफगानिस्तान छोड़ के भागना पड़ा, किस प्रकार से अफगानिस्तान का स्थिति आज हो गई है। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए हमको अपने सेना को तो मजबूत करना है। हालांकि दूसरी तरफ इन युवाओं का भी दर्द को समझना चाहिए। इन युवाओं के दर्द के लिए भी सरकार को कोई मलहम का इंतजाम करना चाहिए। चूँकि ये युवा कह रहे हैं कि ये वर्षों से इनका इच्छा था कि ये सेना में जाना चाहते हैं, ये सेना में जाने का तैयारी कर रहे हैं, फिर भी इनको सेना में जब अब अचानक ये ला दिया गया अग्निपथ योजना, तो इनका तो कैरियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो ये हमेशा तैयारी कर रहे थे, दौड़ धूप कर रहे थे, जो हमको सेना में जाना है, तो अब अचानक इस प्रकार से ला देना इनको सदमा देना, ठेस पहुंचाने जैसा है। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था और अपने देश का एक पद्धति है कि अपने देश में ना, जब आप सरकार द्वारा या किसी भी संस्था द्वारा कोई भी रिफॉर्म करने का प्रयास किया जाता है ना, जब भी देश में जो पुरानी व्यवस्था से निकल के हम नई व्यवस्था में जाना चाहते हैं, जाहिर सी बात है
कुछ लोग लोकतंत्र के आड़ में इसका विरोध करने लगते हैं और ख़ास करके जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इनका लाभ उठाना चाहते हैं। इसीलिए हमारे देश में आज भी बहुत सारे रिफॉर्म नहीं हो पाता। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा, सरकार द्वारा जीएसटी जब लाया गया तो कहा जाने लगा कि ये जो जीएसटी है ये देश के लोगों के विरोध में, ये छोटे उद्यमी जो है ना उसको नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन आज जीएसटी लागू हो गया, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सामान्य है। इसी प्रकार से सीएए का विरोध हुआ, इसी प्रकार से एनआरसी का विरोध हुआ, कृषि कानून का विरोध हुआ और अब जो ये लाया गया है अग्निपथ योजना, अब देश में इसका विरोध हो रहा है। तो हमको आवश्यकता है कि हमको देश हित को सर्वोपरि मानना चाहिए। हालांकि इन युवाओं का भी दर्द को भी सरकार को समझना चाहिए और इनके लिए एक अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि ये युवाओं भी अपने कैरियर में जाके अगर इनको 4 साल बाद वापस लौटाया तो इनको इतनी संतुष्टि होनी चाहिए कि हम 4 साल बाद जब वापस आएंगे तो हमारे पास कई दरवाजे खुले होंगे, हम अपने जीवन में अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि इन युवा भी जब तरक्की करेंगे ना, जब ये लोग भी तरक्की के मार्ग पे अग्रसर होंगे ना तो राष्ट्र तरक्की करेगा। क्योंकि दोनों एक, जब राष्ट्र तरक्की करेगा, युवा तरक्की करेगा तो राष्ट्र तरक्की करेगा और सेना सशक्त होगा तो राष्ट्र सशक्त होगा। इसलिए आवश्यकता है कि सरकार और इन युवाओं के बीच में बातचीत हो। सरकार इन अग्निपथ योजनाओं को, इन युवाओं को इनके फ़ायदा समझाए कि अग्निपथ योजना का क्या लाभ है, इन युवाओं को समझाए और सरकार और युवाओं के बीच डायलॉग हो, बातचीत हो, तब ये इन समस्याओं का समाधान निकलेगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।